हेलो हेलो हेलो। टॉपिक देख लेना, चेंज हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून अजय, पूजा, राहुल, प्रभात, सत्येंद्र, अरुण, प्रभात, राहुल, अजय, गोली, मुस्कान, राहुल, महेंद्र, गौरव, समीर, वर्षा, शिखा, पारुल, शीतल, मयंक, दीप्ति, प्रीति, हिमांशु, गौरव, सत्यवीर, प्रभात, निशा, समीर, गौरव, सौम्या, राजू, हिमांशु, गौतम, इमराना। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो भाई आप सभी? एकदम शानदार, शानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जी। तो फाइनली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और, है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। आज मैं एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जो बहुत ही स्पेशल चैप्टर है। हालांकि ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है, ये जो स्पेशल चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, ये टॉपिक बेटा, जब से मेंस में रीजनिंग आने लगी है, जब से मेंस में रीजनिंग आने लगी है, तब से ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। पहले देखो, कभी ऐसा हुआ करता था कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते थे। पहले पता है क्या होता था? पहले सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाते थे, नेवर, कभी नहीं पूछे जाते थे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन। लेकिन अब जब से रीजनिंग मेंस में आई है, तब से सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने लगा है। चाहे वो एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का कोई एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई भी पेपर हो। रेलवे के पेपर में देखो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। चाहे वो टीचिंग का कोई पेपर हो, चाहे वो डिफेंस का कोई पेपर हो, या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, समझ रहे हो, कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम में, है ना। बैंकिंग के लिए देखो, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग के लिए तो बस पूछो मत। बैंक में तो 15 क्वेश्चन बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से, है ना, आउट ऑफ 30 और 35। 30 और 35 में से पूरे 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के होते हैं। समझ रहे हो? तो बैंकिंग में सीटिंग अरेंजमेंट अलग लेवल से पूछी जाती है। एग्जैक्टली exactly है क्या चक्कर, बाकी एग्जाम्स में जो सीटिंग अरेंजमेंट आती है, उसमें क्या होगा कि एक सिंगल अरेंजमेंट होगी और एक अरेंजमेंट से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा। लेकिन बैंकिंग में जो सीटिंग अरेंजमेंट आती है ना, उसमें एक सिंगल अरेंजमेंट होगी और उस एक सिंगल अरेंजमेंट से रिलेटेड ना 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैंक में एक सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं, जबकि बाकी एग्जाम्स में एक अरेंजमेंट आप बनाओगे ना, तो एक सिंगल अरेंजमेंट से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा। और बैंक में एक अरेंजमेंट से रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन होंगे, है ना। बैंक में अगर आप एक अरेंजमेंट बनाते हो, है ना, बैंक में अगर आप एक अरेंजमेंट बनाते हो तो उससे रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन बाकी एग्जाम्स में अगर आप एक अरेंजमेंट बनाते हो तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका मतलब ये है कि बाकी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होगा वो छोटा क्वेश्चन होगा, जबकि बैंक में सीटिंग अरेंजमेंट का काफी बड़ा क्वेश्चन आएगा। बैंक में काफी बड़ा क्वेश्चन होगा, बाकी एग्जाम्स में छोटा क्वेश्चन होता है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम विदाउट पेन एंड पेपर नहीं कर सकते क्वेश्चंस। हमारी मजबूरी है कि यहाँ पर हमें पेन की जरूरत पड़ेगी, वो भी ना के बराबर पेन, ठीक है, हमें पेन की जरूरत पड़ेगी, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम रीजनिंग को विदाउट पेन एंड पेपर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, सीटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं बैठने की व्यवस्था। सीटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में कहते हैं बैठने की व्यवस्था। देखो, हमारे हमारे 3 चैप्टर हैं, वो तीनों चैप्टर अलग अलग हैं। देखो, एक चैप्टर है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी।
जिसमें दिशा और दूरी के बारे में हमसे पूछते हैं। एक चैप्टर होता है रैंकिंग। रैंकिंग होता है बेटा क्रम व्यवस्था परीक्षण। रैंकिंग होता है क्रम व्यवस्था परीक्षण। और एक होता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, ये तीनों ही चैप्टर अलग अलग चैप्टर हैं। रैंकिंग में जो रैंक दी जाती है, लोगों को रैंक अलॉट होती है कि बाएं से 15वें स्थान पर है, दाएं से 16वें स्थान पर है। तो ये तीनों चैप्टर डिफरेंट चैप्टर हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस अलग है, रैंकिंग अलग है, सीटिंग अरेंजमेंट अलग है। कुछ बच्चे इन तीनों चैप्टर को एक ही चैप्टर मान लेते हैं, जबकि ये तीनों ही चैप्टर अलग अलग है। यहाँ पर है बैठने की व्यवस्था, यहाँ पे लोगों को प्रॉपर हमें बैठाना है। क्रम व्यवस्था परीक्षण में भी लोगों को बैठाना होता है, लेकिन यहाँ पे ना रैंक दी जाती है कि व्यक्ति जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। ठीक है, लाइक दैट। ये क्वेश्चंस होते हैं रैंकिंग वाले। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में ना लोगों को हम बैठाते हैं। अच्छा, जब एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट के ना वीडियो ब्लर है, ब्लर 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 आ रही है स्क्रीन। स्क्रीन ब्लर क्यों आ रही है? हो सकता है आपका जो नेटवर्क हो वो सही ना हो। एक सेकेंड, मैं पता लगवा लेता हूँ हमारी वीडियो ब्लर क्यों आ रही है। इंटरनेट तो सही है एकदम यहाँ से। हेलो, पता लगवा लेते हैं। देखना वीडियो ब्लर आ रही है, बच्चे बता रहे हैं। और इसको बोलना एक बार पानी तो रख दे। हम्म। हाँ जी, चलिए साहब। कुछ बच्चे कह रहे हैं एकदम परफेक्ट है वीडियो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ब्लर है। चलो एक बार चेक कर लो, अपनी तरफ से चेक कर लो। चलिए साहब, तो अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूँ तो सीटिंग अरेंजमेंट के ना दो टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में ना दो टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, और वो दोनों टाइप कौन कौन सी है जरा ध्यान से सुनना। सीटिंग अरेंजमेंट के दो टाइप के क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। दो टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। पहली जो टाइप है सीटिंग अरेंजमेंट में, पहली जो टाइप है सीटिंग अरेंजमेंट में वो है ओपन फॉर्म। पहली जो टाइप है सीटिंग अरेंजमेंट में वो है क्लोज फॉर्म। और जो दूसरी टाइप है सीटिंग अरेंजमेंट है, जो दूसरी टाइप है सीटिंग अरेंजमेंट में वो है ओपन फॉर्म। पहली टाइप है क्लोज फॉर्म, दूसरी टाइप है ओपन फॉर्म। ये दो टाइप के क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में बनते हैं बेटा। क्लोज फॉर्म का मतलब वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद होती है, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो। समझ रहे हो? क्लोज फॉर्म का मतलब वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो। ओपन फॉर्म का मतलब वो अरेंजमेंट जो दोनों साइड से ओपन है। जैसे कि लाइक रो, जब हम पर्सन्स को पंक्ति में बैठाते हैं, जब पंक्ति में बैठाते हैं तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में सिंगल रो का भी क्वेश्चन आ सकता है, और हमारे एग्जाम में डबल रो का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है क्लोज फॉर्म यानी कि सर्कुलर फॉर्म का, दूसरा क्वेश्चन बनता है ओपन फॉर्म यानी कि रो वाले। इन दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है, तुम्हारी साउंड की बड़ी दिक्कत रहती है यार। मैं ना जोर जोर से चीख चीख के नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि हमें ना पूरे दिन पढ़ाना होता है। चलो मैं तुम्हारे लिए ना साउंड तेज कर देता हूँ। मेरी क्लास में साउंड थोड़ी तेज कर दिया करो भाई। लो, अब ठीक आ रही है साउंड? अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सही आ रही है साउंड, ये बता दो। अब साउंड एकदम परफेक्ट है आप लोगों के लिए, या अभी भी साउंड गड़बड़ है? तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है क्लोज फॉर्म का, एक क्वेश्चन बनता है ओपन फॉर्म का। और इन दोनों ही क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन, है ना, क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन। अब बताओ, अब ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज? क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ओपन फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, ओपन फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वो बिल्कुल अलग है। दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करते हैं। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, ओपन फॉर्म के क्वेश्चन हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं ये शुरू करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे ये शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी जानकारी आप लोगों से लेना चाहता हूं। क्या आपको कुछ बेसिक जानकारी आती है कि नहीं आती है?
चलिए साहब, कुछ बेसिक सी जानकारी मैं आप लोगों से लेना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम ना क्लोज फॉर्म शुरू करेंगे। क्लोज फॉर्म में ना 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले हम क्लोज फॉर्म स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। क्लोज फॉर्म में 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। क्लोज फॉर्म बोले तो वो सर्कुलर फॉर्म भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म भी हो सकती है। क्लोज फॉर्म बोले तो सर्कुलर फॉर्म भी हो सकती है और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म भी हो सकती है। समझ रहे हो? हाँ। और पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन। क्लोज फॉर्म में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप, व्हेन ऑल आर फेसिंग टू द सेंटर, जितने भी लोग बैठे हैं व्रत के चारों तरफ, सबका फेस कहाँ हो? केंद्र की ओर हो। दूसरी टाइप, व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, जितने भी लोग बैठे हैं व्रत के चारों तरफ, सबका जो फेस है वो कहाँ होगा? केंद्र से बाहर की ओर होगा। तीसरी टाइप है ना मिक्स्ड अरेंजमेंट। जो तीसरी टाइप होती है वो मिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, मिक्स्ड, जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होता है और कुछ लोगों का जो फेस है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। कुछ लोगों का फेस केंद्र की तरफ होगा, कुछ लोगों का फेस केंद्र से बाहर की तरफ होगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है ना, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, है ना। व्हेन ऑल आर फेसिंग द सेंटर, व्हेन ऑल आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, व्हेन ऑल आर, मतलब जब मिक्स क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में होगा। चलिए, तो ये क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ये शुरू करने से पहले, क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी जानकारी हासिल करना चाहता हूं। क्या आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज है कि नहीं है? कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, वो आप लोगों को पता है कि नहीं है? क्योंकि अगर वो बेसिक टर्म्स आपको नहीं पता होंगी तो फिर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो वो बेसिक टर्म्स क्या क्या है वो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। जस्ट वेट। इसमें कुछ लोगों का फेस केंद्र की ओर है, कुछ लोगों का फेस केंद्र से बाहर की ओर है। ये पर्सन है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी और ये है एच। There are 8 person, all are sitting around the circle. Some of them are facing center, some of them are facing opposite to the center. सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है वो ये है, आप लोगों को इमीडिएट नेबर के बारे में पता है कि नहीं पता? इमीडिएट, इमीडिएट नेबर, ये इमीडिएट नेबर जो वर्ड है इसका मीनिंग पता है कि नहीं पता है? इमीडिएट नेबर, मुझे बताओ इमीडिएट नेबर ऑफ ए। इस प्रश्न का उत्तर दो ये अरेंजमेंट देखकर, इमीडिएट नेबर ऑफ ए, है ना। हाँ जी, ए के निकट कौन बैठा है? ए के, ए के निकट कौन बैठा, या फिर ए का पड़ोसी कौन है? ए के निकट कौन बैठा है या फिर ए का पड़ोसी कौन है? हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए? हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए? ए के इमीडिएट नेबर कौन है, जल्दी से बताओ। ए के इमीडिएट नेबर कौन है? हाँ जी। तो सर ए के इमीडिएट नेबर कौन है? ए के इमीडिएट नेबर का मतलब ये है जो ए के आसपास बैठे हैं। ए के इमीडिएट नेबर का मतलब जो है जो ए के आसपास बैठे हैं। बेटा ए के आसपास कौन है? बी और एच। ए के आसपास कौन है? बी और एच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी एंड एच। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी एंड एच। ए के इमीडिएट नेबर कौन है? जो ए के आसपास बैठे हैं। ए के आसपास कौन बैठा है? बी और एच बैठा है ना। ए के आसपास कौन बैठा है? बी और एच। ठीक है। हाँ जी। ये बताओ हु इज नेक्स्ट टू ए? हु इज नेक्स्ट टू ए? ए के अगले स्थान पर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हें इसका मीनिंग पता है कि नहीं पता? ए के अगले स्थान पर कौन है, ये वाला मीनिंग आप जानते हो कि नहीं जानते? ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है? हु इज नेक्स्ट टू ए? ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है?
बताओ हु इज नेक्स्ट टू ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है? ये जो ए है इसके अगले स्थान पर कौन है? इसके अगले स्थान पर एच बैठा है या फिर इसके अगले स्थान पर बी बैठा है? हु इज नेक्स्ट टू ए? जल्दी से बताओ, हु इज नेक्स्ट टू ए? अब आप सोच रहे होंगे सर अगले स्थान का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे कह रहे हैं ए के अगले स्थान पर बी बैठा है क्लॉकवाइज, कुछ बच्चे कह रहे हैं ए के अगले स्थान पर एच बैठा है एंटी क्लॉकवाइज। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ए का जो अगला स्थान होगा ना वो उसका इमीडिएट नेबर ही होता है। इस प्रश्न का उत्तर भी सेम है, बी एंड एच। इस प्रश्न का उत्तर भी सेम है, बी एंड एच। ए के अगले स्थान पर बी भी है, ए के अगले स्थान पर एच भी है। दोनों ही अगला स्थान कंसीडर होगा, सिर्फ बी अगला स्थान कंसीडर नहीं होगा। तो जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो भी इमीडिएट नेबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, समझे? इसीलिए ये वर्ड्स के मतलब आपको पहले से पता होने चाहिए। अगर आपको इन वर्ड्स के मतलब ही नहीं पता था, है ना, तो हु इज अपोजिट टू ए, हु इज अपोजिट टू ए, बताओ ए के विपरीत कौन बैठा है? हु इज अपोजिट टू ए, आप ये बताओ ए के विपरीत कौन है? हु इज अपोजिट टू ए, ए के विपरीत कौन बैठा है? हु इज अपोजिट टू ए के विपरीत कौन बैठा है ना? एंड हु इज फेसिंग हु इज फेसिंग ए के सामने कौन है? ए के सामने कौन है? समझ रहे हो? हु इज अपोजिट टू हु इज अपोजिट टू सी, सी के विपरीत कौन है? एंड हु इज फेसिंग सी, हु इज फेसिंग सी, हु इज फेसिंग सी। फेसिंग को हिंदी में मैं लिख देता हूं ए के सम्मुख। ए के सम्मुख कौन है? सी के सामने, सी के विपरीत कौन है? अपोजिट बेटा विपरीत भी होता है और अपोजिट का मतलब होता है सामने, है ना? हाँ जी। और फेसिंग का मतलब होता है सम्मुख। बताओ ए के विपरीत कौन है? सर ए के सामने कौन बैठा है? सर ए के सामने कौन बैठा है? ए के सामने ई बैठा है। ए के सामने कौन बैठा है? ए के सामने या ए के विपरीत कौन बैठा है? ई बैठा है, ई। लेकिन ए के सम्मुख कौन है? ए के सम्मुख कौन है? ए के सम्मुख, सम्मुख का मतलब जिसका फेस ए की तरफ हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका फेस ए की तरफ है? क्या ई का फेस ए की तरफ है? क्या ई का फेस ए की तरफ है? नहीं सर। तो हु इज फेसिंग ए? नन। ए के सम्मुख कौन है? ए के सम्मुख कोई भी नहीं है। हु इज अपोजिट टू सी, सी के विपरीत कौन है? सी के सामने कौन है? जी, सी के सामने जी बैठा है। एंड हु इज फेसिंग सी, सी के सम्मुख कौन है? बेटा सी के सम्मुख भी जी है ना? सी के सामने भी जी है, सी के सम्मुख भी जी है, सी के विपरीत भी जी बैठा है, सी के सम्मुख भी जी बैठा है, सी के अपोजिट भी जी है, सी को फेसिंग भी जी करता है। सी और जी एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं ना, इन पॉइंट्स का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बना सकते हो। वरना आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं बना सकते। वरना आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। समझ रहे हो? तो ये मैंने 6 पॉइंट लिखे, इन 6 के 6 पॉइंट का मतलब आप समझ गए। चलिए साहब, अब ये पेस्ट क्यों नहीं होता भाई? चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा पेस्ट तो मत होने दो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। मैंने फेस कैसे बनाया था? ए और ई, सी और जी, ए और ई और सी और जी।
बाकी बी एफ डी एच, बी एफ अपोजिट डी एच अपोजिट, बी एफ डी एच, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 6 पॉइंट तो आप लोगों ने लिख लिए। चलो अब 7वां पॉइंट लिखो। सातवां, सातवां लिखो। हु इज, हु इज बिटवीन, हु इज बिटवीन बी एंड एच, हु इज बिटवीन बी एंड एच, है ना। बी और एच के बीच में कौन है, बी और एच के बीच में कौन है, बी और एच के, है ना, बी और एच के बीच में कौन बैठा है, हु इज सिटिंग बिटवीन एग्जैक्टली बी एंड एच, बी और एच के बीच में कौन बैठा है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है ना, फेसिंग, फेसिंग का मतलब ये होता है जो उसको सम्मुख है, जो उसकी तरफ फेस करके बैठा है। जैसे कि अगर इन 8 लोगों में मैं बताऊं, ए को फेस कोई नहीं करता, बी को भी फेस कोई नहीं करता, सी और एच, सी और जी एक दूसरे के सम्मुख है, दोनों का मुख एक दूसरे की तरफ है ना। डी और एच एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, ई और ए एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, एफ और बी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। ये एक दूसरे के विपरीत तो है बट एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड एच, तो बेटा बी और एच के ठीक बीच में कौन बैठा है, बी और एच के ठीक बीच में, बी और एच के ठीक बीच में ए बैठा है। अब तुम ये मत कहना कि सर बी और एच के बीच में ए है, सर बी और एच के बीच में तो ई भी तो हो सकता है। तुम ये मत कहना कि सर बी और एच के बीच में तो ई भी तो हो सकता है, जरा चेक करना ई है कि नहीं है। देखो बी और एच के बीच में ए है और बी और एच के बीच में ये दो कार, तो ई भी तो होगा। लेकिन यहाँ पर जो बी और एच के बीच में ई है ना, ई को कंसीडर नहीं करना है, ई को कंसीडर नहीं करना है, बी और एच के बीच में ए को ही कंसीडर करना है। ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बेटा, राइट और लेफ्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट और लेफ्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कि किसी भी पर्सन का राइट साइड क्या है और किसी भी पर्सन की लेफ्ट साइड क्या है। तो जो राइट और लेफ्ट होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू फेस होता है, अकॉर्डिंग टू फेस। व्यक्ति का मुख, बेटा व्यक्ति का मुख कहाँ है, व्यक्ति का फेस बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ। तो जो राइट और लेफ्ट होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू फेस होता है, फेस, व्यक्ति का मुख कहाँ है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बेटा, ए का फेस अंदर है, अगर मैं ए का फेस अंदर है तो इसका जो राइट होगा वो हमारा राइट होगा, और जो इसका लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा। इसका मतलब ए के इमीडिएटली राइट हैंड पर एच है, ए के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पर कौन है, बी है। तो अब आपको एक काम करना है ना, मीन्स लुक एट ईच अदर, बिल्कुल सम्मुख का मतलब है लुक एट ईच अदर। अब आप लोगों को एक काम करना, हर व्यक्ति का ना राइट और लेफ्ट हैंड बनाओ। अब आप हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट हैंड बनाओ। बेटा बी का राइट लेफ्ट बनाओ, बिल्कुल जैसे मैंने ए का बनाया, सी का बनाओ, डी का बनाओ, ई का बनाओ, एफ का बनाओ, जी का बनाओ, एच का बनाओ। आप 8 व्यक्तियों को ना राइट और लेफ्ट हैंड बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हम्म। हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट हैंड बनाओ फटाफट से। हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, जल्दी से बनाओ बेटा, राइट और लेफ्ट हैंड समझना बहुत जरूरी है।
यस, कंप्लीट। चलिए साहब, तो मेरे ख्याल से बी का राइट लेफ्ट क्या होगा? देखो, अगर मैं बी की, ये पानी बोल देना उनसे, एक बार पानी रख देंगे। अगर मैं बी की बात करूं तो बेटा बी का फेस बाहर है। अगर बी का फेस बाहर है, बी का फेस बाहर है, तो बी का इमीडिएट राइट हैंड पे कौन होगा सर? बी के राइट हैंड पे सी, और लेफ्ट हैंड पे होगा, है ना, बी के लेफ्ट हैंड पे होगा ए। समझ रहे हो? बी के राइट हैंड पे तो सी होगा, बी के लेफ्ट हैंड पे ए होगा। अकॉर्डिंग टू फेस, बी का फेस बाहर है। सर सी का फेस अंदर है, तो इसका इमीडिएट राइट हैंड पे कौन होगा? बी। और लेफ्ट हैंड पे खुद को इमेजिन करो, डी का फेस बाहर है, तो इसके इमीडिएटली राइट हैंड पे ई होगा, इसके लेफ्ट हैंड पे सी होगा। डी, ई का फेस बाहर है, तो इसके राइट हैंड पे एफ होगा, लेफ्ट हैंड पे डी होगा। एफ का फेस बाहर है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड। जी का फेस अंदर है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड। एच का फेस बाहर है, तो बेटा ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। अब आप चेक करो, अब आप चेक करो हर व्यक्ति का राइट, अब आप चेक करो हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट कंफर्म है कि नहीं है। अब आप चेक करो, यार पानी पानी तो रख दिया करो यार, क्लास शुरू हुई 1 बजे। हाँ जी, अब आप चेक करो हर व्यक्ति का राइट और लेफ्ट आपके अकॉर्डिंग कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। सर राइट तो बी की तरफ होगा, सर राइट तो बी की तरफ होगा। किसका राइट बी की तरफ होगा? सी का राइट बी की तरफ होगा। अब आप चेक करो फटाफट से, जल्दी से चेक करो और मुझे बताओ। अब मुझे बताओ, थर्ड थर्ड टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, है ना? मुझे बताओ, थर्ड टू द थर्ड टू द राइट ऑफ बी। मुझे बताओ, थर्ड टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, है ना? जल्दी से बताओ, थर्ड टू द राइट ऑफ 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 जी, थर्ड टू द राइट ऑफ जी। इन चारों क्वेश्चन के आंसर्स लिखो फटाफट से, है ना? चलिए, कम ऑन। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बेटा सी के बाईं ओर तीसरा कौन है? सर सी का बायां इस साइड है, सी के बाईं ओर तीसरा, एक दो तीन। सी का बायां इस साइड है, सी के बाईं ओर तीसरा, एक दो तीन। सी के बाईं ओर तीसरा एफ है। बहुत बढ़िया, सी के बाईं ओर तीसरा कौन है? सी के बाईं ओर तीसरा एफ है। बहुत बढ़िया। थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के दाईं ओर तीसरा, बी के दाईं ओर तीसरा, बी का दायां इधर है, बी का दायां, एक दो तीन। बी के दाईं ओर तीसरा कौन है? बी के दाईं ओर तीसरा ई है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के बाईं ओर तीसरा, एच का बायां उधर होगा, एच के बाईं ओर तीसरा, एक दो तीन। एच के बाईं ओर तीसरा कौन है? ई है। थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के दाईं ओर तीसरा, जी का दायां उधर है, एक दो तीन। जरा चेक कर लो। हाँ जी, फटाक से चेक करो सही है कि नहीं सही। समझ आ गया? क्यों भाई? तो मैं उम्मीद करता हूं राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट हर बच्चे को समझ आ गया होगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट नहीं समझ आएगा तो फिर सारी कहानी खराब हो जाएगी। और एक आखिरी पॉइंट है सीटिंग अरेंजमेंट में, 10वां पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है, 10वां, मतलब 10 और 11। 10वां पॉइंट यह है, जब दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो या तो हु के थ्रू जोड़ते हैं, हु, होम, विच, डेट। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं ये किसके लिए होते हैं? सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि उससे ठीक पहले जो व्यक्ति आएगा ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? फॉर एन एग्जाम्पल, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, हु इज हु इज अपोजिट टू हु इज अपोजिट टू डे। मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ए बी के ए बी के दाई ओर, ए बी के दाई ओर तीसरा है, तीसरा है, कॉमा, जो कि जो कि डी के विपरीत है। तो क्या मुझे बता सकते हो डी के विपरीत है कौन? जो कि डी के विपरीत है। तो ये जो कि वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन बी।
तो हमेशा हु रिप्रेजेंट करता है हु से ठीक पहले जो व्यक्ति है। हु हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जो कीवर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? बी। इसका मतलब ये है ए बी के दाईं ओर तीसरा है, जो कि डी के विपरीत है। तो जो कीवर्ड किसके लिए है? बी के लिए है। बी बेसिकली डी के विपरीत है। रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शंस। रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शंस, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जो कि, जिसकी, जिसमें, जिससे, जो कि, जिसकी, जिसमें, जिससे, जो कि, जिसकी, जिसमें, जिससे, अगर ये वाले वर्ड होते हैं ये हमेशा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, बी के लिए। और एक लास्ट वर्ड है यहाँ पर, एक लास्ट वर्ड है यहाँ पर एंड। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है एंड, वाइल, बट, या फिर सिर्फ कॉमा, जैसे ए इज थर्ड टू द, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, कॉमा, एंड इज अपोजिट टू डी। अब बताना डी के विपरीत कौन बैठा है? अब बताना डी के विपरीत कौन बैठा है? ए बी के दाईं ओर, ए बी के दाईं ओर तीसरा है, ए बी के दाईं ओर तीसरा है, कॉमा, और डी के विपरीत है, और डी के विपरीत है, और डी के विपरीत है। तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, सेकंड पर्सन। तो ये जो होता है ना, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो और वर्ड है, ए बी के दाएंगे और तो तीसरा है, और डी के विपरीत। तो डी के विपरीत कौन बैठा? डी के विपरीत बैठा फर्स्ट पर्सन ए, है ना। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड इज अपोजिट टू डी। एंड वर्ड किसके लिए? फर्स्ट पर्सन ए के लिए। इसका मतलब है ए इज अपोजिट टू डी, ए डी के अपोजिट बैठा है। समझ रहे हो? तो बस ये पॉइंट और आपको पता होना चाहिए इन रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, इन रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शंस के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? ये रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड पर्सन, ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पर्सन को। तो अब सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले ये 11 के 11 जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये 11 के 11 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। तो सबसे पहले हम क्लोज फॉर्म शुरू करेंगे। क्लोज फॉर्म का पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जिस अप्रोच को मैं फॉलो करूंगा एग्जैक्टली वही अप्रोच आपको यूज करनी है। जो अप्रोच मैं यूज करूंगा ना, सेम वही अप्रोच आपको यूज करनी है क्वेश्चन बनाने में। कोई नई ट्रिक का यूज नहीं करना है। जैसे मैं सॉल्व करूंगा एज इट इज वैसे ही आपको क्वेश्चन बनाना है। बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। जो अप्रोच मैं यूज करूंगा सेम वही अप्रोच आपको यूज करनी है। ठीक है? जैसे कि ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में लिखा क्या है? ठीक है, हाँ जी। 8 executives are sitting around a circular table for a meeting। 8 व्यक्ति हैं जो एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ एक मीटिंग करने के लिए बैठे हैं। अगर 8 व्यक्ति एक मीटिंग करने के लिए बैठेंगे, अगर 8 व्यक्ति एक मीटिंग करने के लिए बैठेंगे, तो सबका जो फेस होगा वो किधर होगा? सर जाहिर सी बात है केंद्र की तरफ होगा। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 10 और 11 रिपीट हो जाएंगे, फिर से चिंता मत करो, क्वेश्चन में रिपीट हो जाएंगे। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना कि क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन में क्या करते हैं। सबसे पहले ये लोग कहां बैठे हैं? सर्कुलर टेबल के चारों तरफ। ये लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल के चारों तरफ। तो क्लोज फॉर्म में अगर रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे हैं तो रेक्टेंगल बना लो, सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं सर्कल बना लो, पेंटागन के चारों तरफ बैठे हैं पेंटागन बना लो। और कितने एग्जीक्यूटिव है? 8। तो बेटा 8 को एक साथ बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका फेस किधर है? केंद्र की तरफ। तो सबका मुख केंद्र की तरफ बना दो। ये सबसे पहला स्टेप है बेटा क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने का। ये क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि जो अरेंजमेंट हमसे बोली जा रही है वो अरेंजमेंट बना लो। चाहे वो सर्कल है सर्कल बना लो, पेंटागन है पेंटागन बना लो, हेक्सागन है हेक्सागन बना लो, और जितने लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो। अब हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, और याद रखना क्लोज फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं। जहां मर्जी वहां बैठा दो पहले व्यक्ति को, जहां मर्जी वहां बैठा दो पहले व्यक्ति को।
पहला पॉइंट क्या है, जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। बेटा जे जो है पी के दाईं ओर दूसरा है। जे किसके दाईं ओर दूसरा है, पी के। तो पहले किसको बैठाना पड़ेगा, पी को। और पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा दो, तुम्हारा मन कर रहा है यहाँ तो यहाँ बैठा दो, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ। तो पी को मैंने अपनी मर्जी से कहीं भी बैठाया, पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जे पी के दाईं ओर दूसरा है। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जहां पी बैठा है उसके सेकंड राइट पे जे है। अब इसका सेकंड राइट क्या होगा, इसका दाएं और दूसरा क्या है, इसका राइट। इसका फेस अंदर है तो इसका राइट इस साइड है। तो जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जे पी के दाईं ओर दूसरा है। अब आप कह रहे थे सर पॉइंट 10 और 11 को रिपीट कर दो। देखो रिपीट हो गया। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। ये हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड पर्सन यानी कि पी को। हु हमेशा उसको रिप्रेजेंट करता है जो हु से ठीक पहले है, जो कि के दाईं ओर तीसरा है। ये जो की वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहले व्यक्ति जे को या दूसरे व्यक्ति पी को। सर जो की वर्ड रिप्रेजेंट करता है दूसरे व्यक्ति को यानी कि पी को। इसका मतलब ये है जो पी है वो के दाईं ओर तीसरा है। अब जो पी है ना वो के दाईं ओर तीसरा है। ये जो पी है ये किसके दाईं ओर तीसरा है, के। तो के को ऐसी जगह बैठाओ, के को ऐसी जगह बैठाओ जहां से ये थर्ड राइट दिखे। सर के डेफिनेटली यहां बैठेगा क्योंकि इसी के दाईं ओर, सॉरी, के को डेफिनेटली यहां बैठाओगे क्योंकि इसी के दाईं ओर तीसरा 1 2 3 पी आ सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब तुम दूसरा पॉइंट पढ़ोगे। अगर दूसरा पॉइंट है ना, अब तुम किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते, याद रखना। अब कोई भी व्यक्ति तभी बैठ पाएगा जब उसके बैठने की सिर्फ एक ही जगह बचे, सिर्फ एक जगह। जैसे एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम ओ के बाईं ओर दूसरा है। एम किसके बाईं ओर दूसरा है, ओ के। तो ओ को मैं यहां बैठा सकता हूं। सर ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम आ सकता है, बट इट डजंट मीन कि तुम ओ को यहीं बैठा दोगे। ओ को यहां नहीं बैठा सकते क्योंकि ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम नहीं आ सकता। ओ को यहां बैठा सकते हो, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम आ जाएगा। ओ को यहां नहीं बैठा सकते, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम नहीं आ सकता। ओ को यहां बैठा सकते हो। ओ को कितनी जगह बैठा सकते हैं, 3 जगह। तो अब तुम अपनी मर्जी से ओ को इन तीनों में से कोई एक जगह चूज मत करना। या तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एग्जाम में 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। एक जगह ओ को यहां बैठाओगे, दूसरी जगह यहां, तीसरी जगह यहां। अगर पॉसिबिलिटी बनाने का मौका मिल रहा है तो आप एग्जाम में पॉसिबिलिटी बना लेना, है ना। लेकिन तब बनाना जब अगला पॉइंट ओ से रिलेटेड ना हो तब। अगर अगला भी पॉइंट ओ से रिलेटेड है तो वो ओ के बैठने की पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देगा। लेकिन अगर अगला पॉइंट ओ से रिलेटेड नहीं है तो तुम्हें कितने सर्किल बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे 3 बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगला पॉइंट बेटा ओ से रिलेटेड है, जो की वर्ड किसके लिए है, ओ के लिए। ओ पी और जे के बीच में बैठा है ना। हु वर्ड किसके लिए, ओ के लिए। ओ सिट्स बिटवीन पी एंड जे। भैया ओ कहां बैठा है, पी और जे के बीच में बैठा है। इसका मतलब ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी थी ओ के बैठने की, ये सब गलत हो गई। ओ पी और जे के ठीक बीच में आ गया। और ओ के बाईं और दूसरा कौन है, ओ के बाईं और दूसरा एम है। एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम ओ के बाईं और दूसरा है। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। जो एल है वो के साथ नहीं आएगा, के साथ बेटा एल नहीं आएगा। अगर के साथ एल नहीं आएगा तो डेफिनेटली एल यहां आएगा। अच्छा, एल जो है ना तो के साथ आएगा, एल जो है ना तो के साथ आने वाला था, ना ही एल बेटा एन के साथ आएगा। अगर ये एन के साथ नहीं आएगा तो बेटा एन को मैं यहां बैठाऊंगा और बचा कौन, क्यू। और ये मेरी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, हु इज अपोजिट टू क्यू। क्यू के विपरीत कौन है, तो बेटा क्यू के विपरीत कौन बैठा है, क्यू के विपरीत पी बैठा है। खत्म कहानी। तो लाइक दैट इस अप्रोच को फॉलो करोगे सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर अप्रोच से। एक एक करके लोगों को बैठाते चले जाओ। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक
है ना, फ्रीक्वेंट मोड में, ताकि बाकी के 4 प्रश्न का उत्तर आप दे सको। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं जल्दी से। 8 लोग बैठे थे और आठों का जो फेस था वो केंद्र की ओर था। सबसे पहला पॉइंट था, सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था, है ना, जे पी के दाईं ओर, जे पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में कौन था, जे, है ना। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, ये जो के, ये जो पी है ये किसके दाईं ओर तीसरा है, के। उसके बाद जो पॉइंट था वो ये था, एम, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एम, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, हु वर्ड किसके लिए था, ओ के लिए। ओ कहां बैठा है, पी और जे के ठीक बीच में। और ओ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एम है। उसके बाद जो अगला पॉइंट था, उसके बाद जो अगला पॉइंट था वो ये था, उसके बाद जो अगला पॉइंट था वो ये था, एल इज नॉट सिटिंग इमीडिएट नेबर ऑफ के और एन। जो एल है वो ना तो के साथ बैठेगा ना एन के साथ। तो जो एल है उसको के साथ मत बैठाओ, तो एल को यहां बैठा दो। अच्छा, जो एल है वो एन के साथ भी नहीं आएगा, तो एन को यहां बैठा दो। बचेगा कौन, क्यू। चलिए अब बाकी के प्रश्नों के उत्तर दो, बाकी के प्रश्नों के उत्तर दो। जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में कौन है, के और एम के बीच में कौन बैठा है, के और एम के बीच में कौन बैठा है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ के दाईं ओर दूसरा कौन है, के दाईं ओर दूसरा कौन है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ के। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन के पड़ोसी कौन है, एन के पड़ोसी कौन है, के और एम। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, एन के पड़ोसी कौन है, के और एम, के और एम। तो मैंने सीटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत ऐसे करी थी जैसे आपको सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ भी नहीं आता, एकदम बिल्कुल माइनस लेवल से, है ना, शुरुआत करी है इस टॉपिक की। पहले आपको मैंने सारे बेसिक टर्म्स के बारे में समझाया, फिर मैंने ये क्वेश्चन दिखाया कि इस तरीके से इसको हमें डील करना है। समझ रहे हो। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करी है हमने, एकदम जीरो लेवल से। जिंदगी में आपने एक सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाया होगा, तो भी आप इस क्वेश्चन को, सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, अब जो अप्रोच मैंने बताई है सेम उसी अप्रोच का यूज करना, जो अप्रोच मैंने बताई है सेम उसी अप्रोच का यूज करना और इसको सॉल्व करो फटाक से, जल्दी से। जैसे जैसे मैंने कहा बेटा, एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से लोगों को, सर एग्जाम में इतने आसानी को बेटा इससे भी ज्यादा आसान आता है एसएससी में। बैंकिंग की अगर मैं बात ना करूं, है ना, तो एसएससी में तो इससे भी ज्यादा आसान आता है।
बेटा शुरुआत है, अभी समझ आएगा धीरे धीरे, एकदम कैसे समझ आएगा। अभी तुम शुरुआत तो करो, एक एक करके लोगों को बैठाओ, एक एक करके पहले पहले व्यक्ति को बैठाओ, फिर दूसरे को। अच्छा, पहला व्यक्ति आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा दो, पहले व्यक्ति को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा दो, है ना। समझ रहे हो, पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा दो, बाकी का कोई आपकी मर्जी से नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना। कितने व्यक्ति हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 व्यक्ति हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, सबसे पहले साहब हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे, हमने बना लिया वृत्त। और क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक है, जितने लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो, सबको एक साथ बैठा दिया जी, सबको एक साथ बैठा दिया। समझ रहे हो बिल्कुल सबको। और सबका फेस किधर है? सबका फेस केंद्र की ओर है, तो सबका फेस हमने केंद्र की ओर बना दिया, सबका फेस हमने कहाँ बना दिया? केंद्र की ओर बना दिया, बहुत बढ़िया। अब पहला पॉइंट क्या है? ए एच के दाएं से चौथे स्थान पर है। ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, ए एच के चौथे स्थान पर है। पहला व्यक्ति एच, जहां मर्जी वहां बैठाओ। और इसके दाई और चौथा, इसका दाया, इसका फेस अंदर है तो इसका राइट इधर होगा, है ना। तो 1 2 3 4, और वैसे भी जब 8 व्यक्ति होते हैं तो 4 लेफ्ट या 4 राइट का मतलब अपोजिट। 6 व्यक्ति होते हैं तो 3 लेफ्ट या 3 राइट का मतलब अपोजिट। और वर्ड किसके लिए है बेटा? ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पर्सन ए को। तो जो ए है वो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, वाइल, वाइल वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट पर्सन ए को। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ को ऐसी जगह बैठाओ, एफ को ऐसी जगह बैठाओ जहां से ये सेकंड लेफ्ट दिखाई दे। एफ को ऐसी जगह बैठाओ बेटा, यहां नहीं बैठा सकता, इसके तो सेकंड राइट है। तो एफ को यहां बैठाया ताकि ये एफ के सेकंड लेफ्ट पे दिखाई दे, बहुत बढ़िया। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है बेटा, जो सी है वो एफ के साथ नहीं आ सकता। सी की 3 पॉसिबिलिटी है, सी इन तीनों में से कहीं भी आ सकता। अगर अगला पॉइंट सी से रिलेटेड नहीं है तो हमें 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी, लेकिन हम देख लें कहीं कोई पॉइंट हो जो सी से रिलेटेड हो। सर अगला पॉइंट तो नहीं है, अगला ही पॉइंट है। डी जो है सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी को ऐसी जगह बैठाओ जहां से थर्ड राइट पे डी दिखाई दे। सी को ऐसी जगह बैठाओ जहां से थर्ड राइट, अगर मैं सी को यहां बैठाता तो इसके थर्ड राइट पे डी कभी नहीं आ सकता, हटा दो। अगर मैं सी को यहां बैठाता तो इसके थर्ड राइट पे डी कभी नहीं आ सकता, हटा दो। तो डेफिनेटली सी यहां आएगा। तो सी का थर्ड राइट डी है, तो सी को तभी बैठा सकते हैं जब उसके बैठने की सिर्फ एक ही जगह बचे। सी के थर्ड राइट पे डी आ गया, बहुत बढ़िया। एच कभी भी, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा। एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। एच बेटा जी के आसपास नहीं आएगा, तो जी अगला स्थान मतलब इमीडिएट नेबर्स। तो बेटा जी यहां आ गया, बहुत बढ़िया। और 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 एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था
कि जो कौन था, सी जो है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी ना तो एफ के साथ आने वाला था और ना ही सी बेटा बी के साथ आएगा। बी, तो बी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, बी को मैं यहां बैठाऊंगा। अब बचा कौन, ई। खत्म कहानी, और ये अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, तो बेटा बी और डी के ठीक बीच में कौन है, बी और डी के ठीक बीच में। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के ठीक बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के दाईं ओर तीसरा, एक दो तीन। एफ के दाईं ओर तीसरा, एक दो तीन। एफ के दाईं ओर तीसरा कौन बैठा है, ई बैठा है। अच्छा, ये तीन क्वेश्चन के आंसर तब तुम दे पाओगे जब अरेंजमेंट तुम्हारे सामने हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस अरेंजमेंट को रिपीट कर देता हूँ ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा वो रिपीट हो जाएगा, तुम्हारा डाउट मतलब दूर हो जाएगा। चलिए साहब, ए एच के दाईं ओर चौथा, ए सिट्स फोर टू राइट ऑफ एच, एच को बैठाया इसके दाईं ओर चौथा ए, और एफ के बाईं ओर दूसरा, ये किसके बाईं ओर दूसरा है, एफ के, तो मैंने एफ को यहां बैठाया। बी, सी जो है एफ और बी के साथ नहीं था, तो एफ के साथ बेटा सी नहीं आ सकता, तो सी तीन जगह आ सकता है। लेकिन सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे डी आना चाहिए, सी के थर्ड राइट पे डी नहीं आ सकता। सी के दाईं ओर तीसरा डी नहीं आ सकता, तो सी के दाईं ओर तीसरा कौन आएगा, डी आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, जो एच था वो किसके बगल में नहीं है, एच जी के बगल में नहीं था, एच जी के बगल में नहीं था, जी यहां आ गया। और जो सी था वो एफ और बी के बगल में नहीं था, बी को यहां नहीं बैठा सकते, तो बी को यहां बैठाएंगे, बचा कौन, ए। चलिए साहब, बाकी के तीन क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से, बाकी के तीन क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से। हाँ जी। कम ऑन सर, मैंने आपके बारे में किसी को नहीं बताया जिससे कंपटीशन ना बढ़े। भाई साहब, कर भला तो हो भला, समझ रहे हो। याद रखना जिंदगी में, अगर तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग अगर मैं भी सोचता कि मैं अपना ज्ञान किसी को क्यों दूं, वरना तो सारे टीचर बन जाएंगे, तो मैं कभी एक दिन अच्छा टीचर नहीं बन पाता। समझ रहे हो। सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए, अगर आप दूसरों का भला करोगे तो भगवान सबसे पहले आपका भला करेगा। ये चीज लाइफ में हमेशा याद रखना। डी के पड़ोसी कौन है, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी। पता है मैं आज इतने सक्सेसफुल इसलिए हूं क्योंकि मैंने जीवन में हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा है। रियली, ये फैक्ट है। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तो भले ही मेरे को कल मेरा एग्जाम है, मुझे मेरे एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन अगर मेरे फ्रेंड का कोई डाउट है या उसे कुछ पढ़ाना है तो पहले मैं उसको पढ़ाता था, उसके डाउट्स दूर करता था, बाद में अपना पढ़ता था। तो वो है ना, वो अप्रोच रही है लाइफ की, इसलिए आज भगवान ने इतना सब कुछ हमें दिया है। डी के पड़ोसी कौन है, डी के इमीडिएट नेबर्स कौन है, डी के इमीडिएट नेबर्स है बेटा ए और एफ। डी के इमीडिएट नेबर्स कौन है, ए और एफ। हु इज अपोजिट टू जी, हु इज अपोजिट टू जी, जी के विपरीत कौन बैठा, जी के विपरीत बैठा है बी, है ना। अच्छा, ये एक डिफरेंट टाइप सा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो क्या बी एच के इमीडिएट राइट में है, एच के इमीडिएट राइट में बी नहीं है, है ना। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, क्या ए एफ के इमीडिएट राइट में है, सर एफ के इमीडिएट राइट में ए नहीं है। ई एच के इमीडिएट राइट में है, ई जो है एच के इमीडिएट राइट में है। ई सी के इमीडिएट, ई जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये भी गलत। ठीक है जी। हाँ जी, एक और क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। अच्छा, अब मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं एक शक्ति आप लोगों के अंदर देना चाहता हूं। जिंदगी में आप लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अपनी लाइफ में कभी सॉल्व नहीं किया था, लेकिन अब एक शक्ति आप लोगों के अंदर आने वाली है और आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली। तो एक कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखते हुए बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को।
एक बच्चे का कमेंट आया, सर मैं भी अपने से पहले अपनी बिल्ली के बारे में सोचती हूँ लेकिन मेरा कभी भला नहीं होता और मेरा उल्टा झगड़ा हो जाता है लोगों से। तो देखो, यही अप्रोच है ना, मैंने आपसे बोला कि आप अपने पहले दूसरों का भला सोचो, इंसान का भला। आप अपनी बिल्ली के बारे में सोच रहे हो, वहां पर भी आप, है ना, आप क्या हो रहे हो, आप मतलबी हो रहे हो कि आप अपनी बिल्ली के बारे में सोच रहे हो, दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। मैंने बोला है कि आपको दूसरे लोगों के बारे में सोचना है कि पहले उनका भला हो। ठीक है, आपकी बिल्ली तो आपकी घर की हो गई ना, तो आप मतलबी हो गए ना पहले। समझ रहे हो? तो आप मेरी चीज समझ नहीं पाए, मैं क्या कहना चाह रहा था। हाँ, हाँ जी। तो हमें सबका बारे में सोचना चाहिए ना जी। चलिए साहब, MNPRTWFNH केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। सबका फेस केंद्र की ओर है। पहले तो ये बताओ भाई साहब, पहले तो ये बताओ कि मैंने आप लोगों से कहा था, अगर दुनिया में कोई भी ये क्वेश्चन, दुनिया में कोई भी, है ना, जिस बच्चे ने आज तक सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनाई होगी, उस बच्चे ने क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बना लिया है। कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। सबका मुख किधर है? सबका मुख केंद्र की तरफ है। तो सबसे पहले 8 को बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका फेस किधर है? सबका फेस केंद्र की तरफ है। सबका फेस केंद्र की तरफ बैठा दो, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। P M के बाईं ओर तीसरा है। P M के बाईं ओर तीसरा है, तो पहला व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा दो, M को कहीं भी बैठा दो। और जो P है वो M के बाईं ओर तीसरा, इसका बायां, इसका हमारा बायां, इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट। P M के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3। और और T के दाईं ओर दूसरा। और वर्ड किसके लिए है बेटा? P के लिए, है ना। P T के दाईं ओर दूसरा है। एंड इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड किसके लिए है? पी के लिए। पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। पी किसके सेकंड राइट पे? टी के। ये किसके सेकंड राइट पे? टी के। टी को ऐसी जगह बैठाओ जहां से सेकंड राइट दिखे। टी को ऐसी जगह बैठाओ जहां से सेकंड राइट दिखे। बहुत बढ़िया। एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। एन पी के दाई और दूसरा है। एन किसके दाई और दूसरा है? पी के। पी का दाया दूसरा 1 2। पी के दाई और दूसरा एन हो गया। R is second to the right of W. Who is second to the right of M? Who word किसके लिए है? W के लिए। W is second to the right of M. R W के दाईं ओर दूसरा है। जो कि वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? W को। W M के दाईं ओर दूसरा है। W is second to the right of M. W M के दाईं ओर दूसरा है। M के दाईं ओर दूसरा W, और W के दाईं ओर दूसरा कौन है? R। W के दाईं ओर दूसरा R। F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। F P के निकटतम पड़ोसी नहीं है। P के साथ F नहीं आएगा तो F आ गया यहाँ। बचा कौन? H। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब बता दो कि आप सबका खाता खुल गया कि नहीं खुल गया। आपने अपनी पूरी लाइफ में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं बनाया था आज तक, बट अब तो बना लिया। क्यों भाई? हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ H? H के इमीडिएट नेबर कौन है? H के इमीडिएट नेबर है P और N। H के इमीडिएट नेबर है P और N। चलिए, अब बाकी के क्वेश्चन के आंसर तब आप दोगे जब ये अरेंजमेंट मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। कितने लोग थे? 8 लोग थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। पहला पॉइंट है, पी एम के बाईं ओर तीसरा है। एम के बाईं ओर तीसरा 1 2 3। और और वर्ड, और टी के दाईं ओर दूसरा। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड पी के लिए। ये किसके दाईं ओर दूसरा है? टी के। इसके बाद पॉइंट था, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। डब्ल्यू एम के दाईं ओर दूसरा है, और डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरा कौन है? आर। और लास्ट वाला जो पॉइंट था, इसके बाद जो पॉइंट था, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है पी के साथ, नहीं नहीं, इसके अलावा कोई और पॉइंट छूट गया? हाँ, एन पी के दाईं ओर दूसरा है। पी के दाईं ओर दूसरा 1 2। पी के दाईं ओर दूसरा एन है। और लास्ट वाला पॉइंट छूट गया, एफ पी के साथ नहीं है। एफ पी के साथ नहीं है, एफ आएगा यहाँ। बचा कौन? एच। चलिए साहब, फटाक से इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जल्दी से। कम ऑन। एन के संदर्भ में, एन के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है? आर का स्थान कौन सा है ना, विद रेस्पेक्ट टू एन? बेटा या तो एन के बाईं ओर तीसरा,
या फिर एन के दाईं ओर पांचवा, है ना, या तो थर्ड टू द लेफ्ट है या फिफ्थ टू द राइट, बट फिफ्थ टू द राइट ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो एन के थर्ड टू द लेफ्ट आर है, एन के बाईं ओर तीसरा। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड टी, एन और टी के बीच में कितने लोग हैं, यहां से देखोगे तो भी तीन है, यहां से देखोगे तो भी तीन है। अब ये मत कर देना तीन इधर से तीन इधर से, टोटल छह कर दो, छह मत करना, सिर्फ तीन करना। डब्लू के तुरंत दाईं ओर कौन है, डब्लू के तुरंत दाईं ओर कौन है, डब्लू के तुरंत दाईं ओर टी है। अच्छा, नीचे दिए गए युग्म में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर है, फर्स्ट पर्सन इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। क्या एन एच के लेफ्ट में है, एन जो है एच के राइट में है। क्या एफ एम के लेफ्ट में है, एम के राइट में है एफ। क्या टी डब्ल्यू के लेफ्ट में है, टी डब्ल्यू के राइट में है। क्या ये पक्का आर पी के लेफ्ट में होगा, देखो 100% जो आर है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो आज हमने सीटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत करी है, और आज सीटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट डे था। ये बिल्कुल बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट है, एकदम जीरो लेवल से शुरू किया है। सीटिंग अरेंजमेंट के कम से कम होंगे बेटा 8 से 10 लेक्चर, जिसमें ये पहला लेक्चर था, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल का लेक्चर। ठीक है, चलिए तो गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।